एक समय पर भारत में हालात ऐसे थे कि ये अपने ही लोगों का पेट भरने में नाकामयाब हो रहा था। जी हाँ, एक वक्त पर भारत में खाना नहीं होने की वजह से लगभग 40 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये वो वक्त था जब इंडिया के पास जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा उस खाने को खाने वाले पेट थे। लेकिन आज WHI इंडिया यानी कि हमारा भारत दुनिया का 5 सबसे बड़ा अनाज प्रोड्यूसर देशों में से एक है। आज इंडिया अपने यहाँ के लोगों के साथ साथ कई देशों के लोगों का पेट भरता है, लेकिन जहां एक वक्त पर लोग भूखे मर रहे थे, वो कैसे भर रहा है आज दूसरे देशों के लोगों के पेट। चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि कैसे एक देश जो कल भूख से मर रहा था तो उसे बड़े बड़े देश अनाज तक नहीं दे रहे थे, लेकिन आज वही देश दुनिया भर के कोने कोने में अनाज पहुंचाने में कामयाब है। आजादी के समय भारत की आबादी करीब 33 करोड़ थी, फिर भी हम अनाज के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे। लेकिन आज देश की जनसंख्या 33 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ पहुंच गई है और फिर भी हम आज अपने देश के लोगों का और कई देशों का पेट आसानी से भर पा रहे हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट यानी गेहूं का प्रोड्यूसर है। दुनिया के कुल चावल एक्सपोर्ट में करीब 45% हमारा ही है। जहां भारत में साल 1950-51 में लगभग 5.8 करोड़ टन अनाज उगाया जा रहा था, वहीं आज के समय में भारत में 30.86 करोड़ टन अनाज प्रोड्यूस किया जाता है साहब। यानी कि हमारा देश आज 1950 के मुकाबले लगभग 6 गुना बढ़ गया है। हाँ, ये वही देश है जिसके प्रधानमंत्री की एक आवाज पर लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। आजादी के बाद एक वक्त ऐसा था जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों में से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। हाँ, हो सकता है कि आज अगर आप इस बात को पहली बार सुन रहे हैं तो आपको अजीब लग रहा होगा कि भला एक घर में रहने वाले लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते तो देश के प्रधानमंत्री की बात किस देश के लोगों ने मान ली। पर ये सच है, भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब लोग देश के प्रधानमंत्री के कहने पर एक दिन का व्रत करने लगे थे ताकि देश में अनाज की खपत कम हो। दरअसल शास्त्री के पीरियड में अनाज का भीषण संकट पैदा हो गया था। उस वक्त अमेरिका ने गेहूं देने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जो उनके और देश के स्वाभिमान पर आ गई थी। और तब उन्होंने और उनके परिवार ने एक दिन का व्रत रखा और जाना कि इंसान भूख बर्दाश्त कर सकता है। और अपने घर पर यह एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को एक दिन का व्रत रखने की अपील की थी। उस वक्त उन्होंने देशवासियों से कहा था कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो। और तब उनकी बात को मानते हुए लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रधानमंत्री की बात सुनी और एक हफ्ते में एक दिन के लिए एक वक्त का खाना छोड़ दिया। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं। उस वक्त जो इंडिया देश में एक दिन भूखे रहने को मजबूर था, आज वो कई देशों का अन्नदाता है। आज इंडिया के ऊपर कई गरीब देश अनाज के लिए निर्भर हैं। आज हमारा देश 50 से भी ज्यादा देशों को अनाज का एक्सपोर्ट करता है। आज हमारे देश में जितने गेहूं की जरूरत है उससे 30 से 35% अधिक पैदा कर रहे हैं। धान की पैदावार की जरूरत से 20 से 25% ज्यादा है। 1 अगस्त 2022 को चावल और गेहूं का स्टॉक 545.97 लाख टन का था। ये 1947 के 2.38 लाख टन का 230 गुना है। आज भारत दूध, जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं, चावल, गन्ना और फल सब्जियों के मामले में दूसरे नंबर पर है। अनाज के भंडार भरे होने का ही नतीजा है कि कोरोना जैसी महामारी में भी किसी के भूखे रहने की नौबत नहीं आई। आजादी के समय 72% लोग खेती ही करते थे, इसलिए जीडीपी में कृषि का योगदान भी 54% था। वहीं आपको बता दें कि 7 दशकों में इकोनॉमी 100 गुना बढ़ने के बाद आज जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% है। लेकिन सवाल साहब ये है कि जिस देश में अनाज की कमी से लाखों मौतें हुई थी, वो देश अनाज का इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बन गया? आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? चलिए दोस्तों जानते हैं। आज भारत की खेती की जो कंडीशन है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को माना जाता है। अगर हरित क्रांति नहीं होती तो आज शायद भारत की वो स्थिति नहीं होती जो कि आज है। दरअसल जब भारत का सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर तब गया जब बंगाल फैमिन आया था, जिसमें लगभग 40 लोगों की सिर्फ भूख की वजह से मौत हो गई थी। आज से लगभग 80 साल पहले जब बंगाल में बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा एक हुआ करते थे, तब इन राज्यों ने भुखमरी का ऐसा दौर देखा था कि जिसे आज तक दुनिया भूल नहीं पाई है। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हालात ऐसे हो गए थे साहब कि लोग भूख के मारे सांप और घास खाने को मजबूर हो गए थे।
क्योंकि कुछ समय पहले बंगाल में आए तूफान से चावल की फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी अनाज का प्रोडक्शन घटा नहीं था। पर उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बंगाल का अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था और इससे बंगाल में अनाज की कमी आई और इससे वहां के लोग भूख से तड़पने लगे। हालांकि बंगाल के बिगड़ते हालातों को लेकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने मदद ऑफर की थी, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने उस मदद को ठुकरा दिया था और इससे बंगाल के हालात बिगड़े और तब हालात को देखते हुए एग्रीकल्चर को विकसित करने का फैसला लिया गया। लेकिन उस वक्त एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपैंड किया गया बट टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया था, जिस वजह से मेहनत तो ज्यादा लगी थी लेकिन उत्पाद में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जो भी उत्पादन हो रहा था वो देश के लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। जब भारत की कंडीशन एकदम खराब होने लगी थी तो ऐसे में विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीजों को भारत सरकार ने मांगना शुरू कर दिया था। इन बीजों से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता था और इसी वजह से ये बीज उच्च उत्पादकता किस्में यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से जाने जाते थे। इन उच्च उत्पादकता किस्मों वाले बीजों के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले साल 1960 से 1963 के दौरान 7 जिलों को चुना गया था जो कि 7 राज्यों में फैले हुए थे। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था और इसे नाम दिया गया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा था। अब इसी को आधार बनाते हुए साल 1966 से 1967 के दौरान फॉर्मली एक क्रांति को स्टार्ट किया गया और इसी का नाम पड़ा था हरित क्रांति। आपको बता दें कि भारत में इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। इस क्रांति के दौरान पारंपरिक बीजों की जगह उच्च उत्पादकता किस्म वाली बीजों ने ले ली थी, लेकिन ऐसे में इन्हें न सिर्फ ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती थी बल्कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते थे। अब यहाँ तक कि सिंचाई के लिए भी इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसलिए सरकार ने एग्रीकल्चर की लैंड को बढ़ाने के साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाने लगी थी। जहां पर पुराने बीजों से इन फसलों को पकने में जहां 130 से 150 दिन लगते थे, वहीं इन बीजों के इस्तेमाल से इन बीजों से फसल के उत्पादन में सिर्फ 100 से 110 दिन ही लगने लगे थे और कुछ इस तरह हुई थी ये क्रांति। अब इस क्रांति की वजह से देश में काफी ज्यादा फायदे हुए। जैसे भारत अनाज उत्पादन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया था और गेहूं का प्रोडक्शन साल 1968 में 170 लाख टन तक पहुंच गया था। इस क्रांति के जरिए अनाज उत्पादन के साथ साथ ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई और नहर और कई तरह के अलग अलग सिंचाई के साधनों का विकास हुआ। हरित क्रांति की वजह से जो मशीनीकरण के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उसके कारण देश के गांवों में भी रोजगार को नए नए मौके लोगों को मिलने लगे थे। ये हरित क्रांति का रिजल्ट ही था साहब के पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग और मजदूर काम की तलाश में पहुंचने लगे थे। इस क्रांति के बाद से खेती सिर्फ लोगों के लिए पेट भरने का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों ने इस क्रांति की वजह से खेती को अपनी कमाई का ही जरिया बना लिया था। इसी के साथ इस क्रांति की वजह से देश में काफी सारे राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिले थे। हरित क्रांति का एक बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि पहले केवल ऊंची जातियों के लोगों का राजनीति में बोलबाला हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद से अब समाज के छोटे तबके लोगों की भी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़नी शुरू हो गई थी और इस तरह से देश में किसानों के साथ साथ कृषि को भी एक अलग ही लेवल की पहचान मिली। और बस दोस्तों, तब से ही भारत दुनिया में अनाज के बड़े निर्यातक देशों में गिना जाता है। आज सरकार भी देश में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही आज भारत में कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 8 साल में ही इस क्षेत्र में होने वाले निवेश में 56,900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जहां साल 2011 से 12 में 35,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। वहीं साल 2018-19 में ये बढ़कर 92,600 करोड़ रुपए का हो गया। इसके साथ ही खेती को एनकरेज करने के लिए कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। चलिए अब डालते हैं एक नजर उन योजनाओं पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज जहां सारे देश क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, ऐसे में किसानों के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किसानों की फसल कई बार खराब हो जाती है और इसका भुगतान किसान को अकेले ही करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है और इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही तरफ से पैसा दिया जाता है। इस योजना के तहत ही अगर नेचुरल कैलेमिटीज से फसलों का नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देगी। इसके बाद बीमा कंपनी खेत में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेगी और किसान को बीमा कवरेज का पैसा दे देती है। इस तरह किसान बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बच जाते हैं।
इसके बाद इसी तरह की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए, केंद्र सरकार की कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई के लिए खेती का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के सही इस्तेमाल वाली तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर खेती के लिए लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, साथ ही समय पर लोन उतारने पर सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर किसान को अपनी रजिस्ट्रेशन करना होता है और फसल की जानकारी देनी होती है। ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि किसान यहां से सीधा ही अपनी फसल को बेच सकें और उन्हें बिचौलियों यानी कि मिडलमैन से मुक्ति मिल जाए। इस पोर्टल पर रजिस्टर करके किसान के ऊपर है कि वो जिस भी कीमत पर चाहे, जहां भी चाहे अपनी फसल बेच सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के भले के लिए और देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं और चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान मानधन योजना जैसी कई और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि किसानों को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इस तरह दोस्तों, भारत में किसानों को और खेती को बहुत ज्यादा महत्वता दी जा रही है, जिससे हमारा देश लगातार कृषि क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? वैसे हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं अभी, तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।